वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पार्था चैटर्जी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस थिंकर हैं। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया में भी हम पढ़ते हैं इनके बारे में, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी आपको पता होगा, जब आप बेनेडिक्ट एंडरसन को पढ़ते हो तो उनके क्रिटिसिज्म में हम पार्था चैटर्जी को भी पढ़ते हैं, जिसमें वो हुज इमेजिन कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट। जिसने नहीं देखा, मैंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैंने पार्था चैटर्जी को शॉर्ट में समझाया था बेनेडिक्ट एंडरसन के साथ। वो भी आप देख सकते हो। मेरा खुद का चैनल है learningmantra.vv, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस हैं, यूजीसी नेट के लिए भी और यूपीएससी के लिए भी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पार्था चैटर्जी के बारे में। कलकत्ता में बॉर्न हुए थे 1947 में। प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस के और डायरेक्टर हैं ऑफ सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंसेज। देन ही इज करंटली अ प्रोफेसर इन एंथ्रोपोलॉजी एंड साउथ एशियन स्टडीज एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर हैं। देन ही वाज अ फाउंडर मेंबर ऑफ सबाल्टर्न स्टडीज। अब बात करते हैं पार्था चैटर्जी के इंपॉर्टेंट वर्क्स की, जो बहुत बारी पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं, तो आपको याद रहने चाहिए इनकी सारी बुक्स। और ये मैंने आपको बताया बेनेडिक्ट एंडरसन की बुक है इमेजिन कम्युनिटी। ठीक है, तो ये बेनेडिक्ट एंडरसन की बुक है और इसी बुक को क्रिटिसाइज किया था किसने? पार्था चैटर्जी ने। सबसे पहले इनकी जो फेमस बुक है वो है नेशनलिस्ट थॉट एंड द कॉलोनियल वर्ल्ड। नेक्स्ट आती है हमारी नेशनलिस्ट थॉट एंड द कॉलोनियल वर्ल्ड अ डेरिवेटिव डिस्कोर्स। तो डेरिवेटिव डिस्कोर्स आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बहुत बारी पूछा गया है। नेक्स्ट, नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट्स, कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्रीज। ये भी किसकी बुक है? पार्था चैटर्जी की। अ पॉसिबल इंडिया, देन द प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ वेस्ट बंगाल, देन प्रिंसली इम्पोस्टर, द स्ट्रेंज एंड द यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ द कुमार ऑफ भवाल। अब ये बुक आपने नहीं सुनी होगी, थोड़ी सी यूनिक बुक है, याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। देन पॉलिटिक्स ऑफ द गवर्न, पॉपुलर पॉलिटिक्स इन द पोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये वाली जो इंपॉर्टेंट बुक्स है, इसको छोड़ के बाकी सारी बुक जो है ये पीवाईक्यू में एक बार आ चुकी हैं। पॉसिबल इंडिया भी अभी तक नहीं पूछी गई है, बट हाँ, आपको पता है यूनिक बुक्स पूछी जा सकती हैं, तो आपको ये पार्था चैटर्जी की ये बुक्स याद होनी चाहिए। देन द लिनेजेस ऑफ द पॉलिटिकल सोसाइटी, स्टडीज इन द पोस्ट कॉलोनियल डेमोक्रेसी। तो ये सारी बुक्स हैं पार्था चैटर्जी की। तो अब आप बोलोगे कि मैम यार इतनी सारी बुक कैसे याद रखें? तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है इनकी बुक्स को याद रखने का, सिर्फ एक सिंपल सा कीवर्ड आपको याद रखना है, वो है कॉलोनियल। तो आपको दिखेगा जैसे कि इस फर्स्ट बुक में कॉलोनियल वर्ड आ रहा है, इसमें कॉलोनियल आ रहा है, इसमें कॉलोनियल वर्ड आ रहा है, इसमें आपको पोस्ट कॉलोनियल डेमोक्रेसी देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे भी कॉलोनियल है ही। ठीक है, उसके अलावा आप बोलोगे कि मैम बाकी बुक्स कैसे होंगी फिर? तो जब याद रख लो ए पॉसिबल इंडिया, कि जब हम कॉलोनियल थे, हमको ब्रिटिशर्स ने कॉलोनी बना लिया था, तो हम उस टाइम पे ये सोचते थे कि काश हमारे पास एक ऐसा इंडिया हो जहाँ पे हम स्वतंत्र हो। ठीक है, तो पॉसिबल इंडिया, एक ऐसा पॉसिबिलिटी हो ऐसे एक इंडिया की जहाँ पे हम स्वतंत्र हो। तो वैसे याद रख लो, पार्था चैटर्जी ने बोला है। एंड प्लस चैटर्जी जी हैं, वो उनका नाम क्या है? चैटर्जी। तो चैटर्जी क्या है? चैटर्जी है हमारे वेस्ट बंगाल के। ठीक है, तो वो बंगाली है, तो बंगाली है तो बंगाल के ऊपर बुक लिखेंगी। और कोई भी थिंकर हमारे आज जितने भी हम फेमस कमेंटेटर अभी तक पढ़े, उसमें से कोई बंगाली नहीं था, सिर्फ यही है जो बंगाली है। तो बंगाली है तो प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ वेस्ट बंगाल, तो इनकी बुक ऐसे याद हो गई। देन अ प्रिंसली इम्पोस्टर, द स्ट्रेंज एंड यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ कुमार ऑफ भवाल। ये एक नई बुक है और एकदम मतलब अजीब सी बुक है, यूनिक बुक है, तो आपको पार्था चैटर्जी के नाम से याद रहनी चाहिए। उसके अलावा ये वाली बुक तो आपकी 100 ऑफ मतलब बहुत बारी ये पीवाईक्यू में रिपीटेड बुक है, पॉलिटिक्स ऑफ द गवर्न। अब आप इसका क्रक्स देखोगे ना, तो ये भी कहीं ना कहीं कॉलोनियल रूल से ही इंस्पायर्ड है। पॉलिटिक्स ऑफ द गवर्न, गवर्न कौन कर रहा था उस टाइम पे? हमको ब्रिटिशर्स गवर्न कर रहे थे, है ना, तो उसके बारे में ये बुक है। तो पॉलिटिक्स ऑफ द गवर्न, पॉपुलर पॉलिटिक्स इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये ऐसे आपको ये चीज याद रहनी चाहिए कि पॉपुलर पॉलिटिक्स क्यों बोला गया है, कॉलोनियलिज्म को बोला गया है, कि उस टाइम पे हर कोई एक दूसरे को कॉलोनी बनाने में लगा हुआ था। तो आई होप आपको इनकी बुक्स याद हो गई होंगी। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स ऑफ द गवर्न, पॉपुलर पॉलिटिक्स इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो पार्था चैटर्जी की बुक है। इसके बारे में उन्होंने क्या बताया था, जो उनके फेमस कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। जैसे कि पार्था चैटर्जी से ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि पोस्ट कॉलोनियल जो सोसाइटी है, ठीक है, जैसे कि इंडिया, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं कि पोस्ट कॉलोनियल इंडिया मतलब क्या? इंडिपेंडेंस के बाद का इंडिया, मतलब आफ्टर 1947 का जो इंडिया था वो कैसा था। तो उसने बोला कि जो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी, जब वो इंडिया पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी बन गया था, तब क्या हुआ था? तो इंडिया में जो स्प्लिट आया था, एक तरफ थी सिविल सोसाइटी, एक तरफ थी इंडिया में पॉलिटिकल सोसाइटी आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, और सिविल सोसाइटी में कौन से लोग थे? सिविल सोसाइटी में ऐसे लोग जो कि मतलब आप आज के टाइम पे क्या बोलते हो यार, ये सिविलियन है, ठीक है, मतलब जिनको फुल सिटीजन माना जाता है,
जो कि सिविलाइज्ड बोले जाते हैं। सिविलाइज्ड कौन से लोग? जो अपर मिडिल क्लास है या अर्बन क्लास के लोग बोल लो आप, ठीक है, अर्बन जो पीपल्स होते हैं, या फिर जो एलीट लोग आ गए, या जो मिडिल क्लास हैं, जिस मतलब पढ़े लिखे हैं, उनको हम सिविलाइज्ड बोलते हैं। वेयर एज पॉलिटिकल सोसाइटी कौन? पॉलिटिकल सोसाइटी में जो पुअर लोग हैं, यानी कि गांव के जो लोग हैं, या अर्बन में भी जो पुअर लोग हैं, ठीक है, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, या जो ठेला वेला लगाते हैं, उसको उन्होंने पॉलिटिकल सोसाइटी बोला। मतलब आप ऐसे याद रखो कि पॉलिटिकल सोसाइटी को उन्होंने नेगेटिव बताया, और सिविल सोसाइटी के जो एट्रीब्यूट्स है उनको पॉजिटिव बताया। तो ये आपको एक डिस्टिंक्शन याद रहना चाहिए कि सिविल सोसाइटी में कौन से लोग आते हैं, पॉलिटिकल सोसाइटी में कौन से लोग आते हैं। अब इनका जो इन्होंने लिखा वो पढ़ लेते हैं। ये तो मैंने आपको अपने लेमन लैंग्वेज में बता दिया। सो सिविल सोसाइटी में क्या बताया उन्होंने? सिविल सोसाइटी में कौन कौन से लोग होते हैं? अर्बन मिडिल क्लास, जो कि कैपिटलिस्ट हेगेमनी को रिप्रेजेंट करते हैं। देन ये प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड डोमेन है। सिविल सोसाइटी क्या है? एक प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड डोमेन है, जहाँ पे जो लोग हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? वो सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। कौन सी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं? जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड है, राइट्स, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड राइट्स एंड लॉज है। देन पॉलिटिकल सोसाइटी। पॉलिटिकल सोसाइटी में क्या होता है? लार्ज सेक्शंस ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड अर्बन पुअर, वेयर पीपल आर नॉट रिगार्डेड एज द प्रॉपर सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देन दे आर नॉट डेल्ट बाय गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल सोसाइटी है, वहाँ पे किसी भी तरीके की सरकार या एजेंसी नहीं होती विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड फ्रेमवर्क। मतलब ऐसी चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है, वो आएंगी पॉलिटिकल सोसाइटी में। और जो कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशनड है, वो सिविल सोसाइटी का पार्ट होगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे राइट्स एंड लॉज मेंशन है, तो वो सिविल सोसाइटी का पार्ट है। वेर जो पॉलिटिकल सोसाइटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें डिफाइन नहीं है, जो राइट्स एंड लॉज कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, वो पॉलिटिकल सोसाइटी का पार्ट है। रैदर ये क्या है? ये टेम्पररी है, ठीक है। जो राइट्स एंड लॉज हमें कभी कभी मिल जाते हैं पॉलिटिकल सोसाइटी में, वो टेम्पररी होते हैं, वो कंटेक्चुअल होते हैं, मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और इसमें हम डायरेक्ट पॉलिटिकल नेगोशिएशंस के थ्रू अराइव कर सकते हैं। मतलब ऐसी कभी कितनी बार सिचुएशन आ जाती है ना, जिसमें हमें अपने दिमाग से काम लेना होता है, ना कि ये सोच के कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है, ठीक है। हमें उसकी गंभीरता को समझना पड़ता है, कॉन्टेक्स्ट को, सिचुएशन क्या है वो समझनी पड़ती है, ठीक है। और उस टाइम पे हम क्या करते हैं? पॉलिटिकल नेगोशिएट कर लेते हैं कि ठीक है, चलो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसको ना मान के हम अपने आपस में क्या कर लेते हैं, बीच का एक रास्ता अपना लेते हैं। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे स्ट्रीट वेंडर्स है। स्ट्रीट वेंडर्स क्या है? पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाटर यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, लेकिन वो टैक्स नहीं पे करते, ठीक है। लाइक पीपल इन सिविल सोसाइटी, तो सिविल सोसाइटी के लोग जो है टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ठीक है, जो आपको गलियों में ये सब्जी वगैरह बेचते हैं, ठीक है, तो वो भी पानी का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टैक्स नहीं पे करते। तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम पॉलिटिकल सोसाइटी का पार्ट बोलेंगे, जो यूजुअली ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू एसोसिएशन टू डील विद म्युनिसिपल अथॉरिटीज, पुलिस, क्रेडिट एजेंसीज जैसे बैंक्स एक्सेट्रा। तो ये ऐसे जो वेंडर्स होते हैं अपने आप की एक अलग से एसोसिएशन बना लेते हैं इन सबके साथ डील करने के लिए। द बल्क ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉलिटिकल सोसाइटी। और पार्था चैटर्जी ने बोला कि मेजोरिटी इंडिया में मेजोरिटी किसकी है? सिविल सोसाइटी की या पॉलिटिकल सोसाइटी की? तो पॉलिटिकल सोसाइटी जो है इंडिया में मेजोरिटी पे है। तो अब बात करते हैं इनके फेमस कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव नेशनलिज्म की। तो डेरिवेटिव नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बता भी चुकी हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जिसमें हमने यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म की बात की थी, ठीक है, कि सारे यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म के थिंकर्स पढ़े थे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, तो पढ़ लेना। अब डेरिवेटिव नेशनलिज्म में जो पार्था चैटर्जी है, वो मेन स्ट्रीम नेशनलिज्म, मेन स्ट्रीम कौन सा हो गया? जो यूरोपियन नेशनलिज्म है, उसको वो बोलते हैं कि वो तो नॉर्मल टाइप ऑफ नेशनलिज्म है। वेयर एज जो नॉन यूरोपियन सोसाइटी है, जो कि कॉलोनाइज सोसाइटी हुआ करती थी एक टाइम पे, तो वहाँ का जो नेशनलिज्म है वो मॉड्यूलर टाइप ऑफ नेशनलिज्म है। तो इसको कंपेयर करके रखना, यूरोपियन वर्सेज नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म कैसा है। तो यूरोपियन वाले को उन्होंने नॉर्मल टाइप ऑफ नेशनलिज्म बोला, और नॉन यूरोपियन को उन्होंने मॉड्यूलर टाइप ऑफ नेशनलिज्म बोला। मॉड्यूलर मतलब क्या? एक ऐसा नेशनलिज्म जो कि हमने यूरोप से ही लिया है, या बेसिकली यूरोप के मॉडल पे ही हमने इसको लिया और उसी को कॉपी कर लिया। Then in other words, post-colonial societies have adopted the European nationalism ideas in their nationalist struggle। वही मैंने बताया कि जो यूरोपियन से हमने नेशनलिज्म को क्या किया? अडॉप्ट किया। फिर पार्था चैटर्जी ने अपना जो बुक है द नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट्स, कॉलोनियल एंड द पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्रीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, पीवाईक्यू में आ चुकी है, सबटाइटल चाहे याद मत रखो, लेकिन नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट पार्था चैटर्जी की बुक है 1993 की। उसमें उन्होंने बोला है कि कॉलोनियल नेशनलिज्म पुट फोर्थ इट्स यूनिक कन्फ्रंटेशन and challenge the power basis of the Western colonial rulers।
बेसिकली सिंपल सी यही बात बोली गई है कि कॉलोनियल जो नेशनलिज्म है वो वेस्टर्न कॉलोनियल रूलर्स को क्रिटिसाइज करता है, उसको चैलेंज करता है। फॉर एग्जांपल इंडिया क्या था, इंडिया में कॉलोनियल नेशनलिज्म था और वेस्टर्न कॉलोनियल रूलर्स कौन थे, ब्रिटिशर्स। तो इंडियंस ने क्या किया, ब्रिटिशर्स को चैलेंज किया, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया और उनको यहाँ से निकाल दिया। देन अब समझते हैं नेशनलिस्ट थॉट एंड द कॉलोनियल वर्ल्ड अ डेरिवेटिव डिस्कोर्स, जो इनकी बुक थी उसमें उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया। तो उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया द इवोल्यूशन ऑफ नेशनलिस्ट थॉट एंड हाउ इट कैन मूव बियॉन्ड वेस्टर्न हेजेमनी एंड लिबरेट कॉलोनियल पीपल, कि कैसे हम अपने नेशनलिज्म की भावना से कैसे कैसे हमारे अंदर नेशनलिज्म के आइडियाज इवॉल्व हुए हमारी कंट्री में, और कैसे हम उस आइडियाज का इस्तेमाल करके वेस्टर्न हेजेमनी के बियॉन्ड जा सके और हम अपने जो कॉलोनियल पीपल थे जिनके ऊपर राज किया जा रहा था, ठीक है, उसको हम लिबरेट कर सके, इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस दिलवा सके। तो फर्स्ट ये दो कैटेगरीज बताते हैं इस चीज को समझाने के लिए। पहली कैटेगरी है थीमेटिक कैटेगरी। थीमेटिक कैटेगरी में वो नेशनलिस्ट थॉट को समझाते हैं कि जो थीमेटिक कैटेगरी है वो बात करती है वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ ओरिएंटलिज्म की, जो कि बेस्ड होता है ईस्ट वर्सेस वेस्ट की डिबेट पे। वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ ओरिएंटलिज्म क्या है, मतलब कि जो वेस्ट है, ओरिएंटलिस्ट कौन होगा, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यानी कि नॉन यूरोपियन कंट्रीज, या आप बोल सकते हो ईस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, इनको वेस्ट किस नजरिए से देखता है उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ ओरिएंटलिज्म। जैसे कि जो वेस्ट वाले हैं वो ओरिएंटलिस्ट को, उनके कल्चर को अपने कल्चर से इंफीरियर मानते हैं कि इनका कल्चर तो इंफीरियर है, ये तो अनपढ़ लोग हैं, ये सिविलाइज्ड लोग नहीं है। तो ये सारा है वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ ओरिएंटलिज्म। ये होता है थीमेटिक, ठीक है, जिसमें वेस्ट की सुपियोरिटी होती है और जो ईस्ट है वो इंफीरियर कहलाया जाता है। और इसमें जो वो बोलते हैं पार्था चैटर्जी कि जो ये जो थीमेटिक कॉन्सेप्ट है इसमें ईस्ट और वेस्ट की जो डिबेट है ना वो अनचेंजिंग है, वो तो हमेशा रहेगी रहेगी, प्लस ये डिबेट एसेंशियल भी है। हेयर जब हम थीमेटिक पॉइंट पे होते हैं, थीमेटिक नेशनलिस्ट थॉट पे होते हैं, तो उसमें हम वेस्टर्न हेजेमनी को और वेस्टर्न सुपीरियरिटी को एज इट इज अपना लेते हैं, उसके खिलाफ नहीं जाते। लेकिन नेशनलिस्ट थॉट प्रॉब्लमैटिक कब हो जाता है, तो दूसरी कैटेगरी यानी कि प्रॉब्लमैटिक कैटेगरी, तो अभी तक तो वो थीमेटिक था कि हम उसकी वेस्टर्न हेजेमनी को अपना रहे थे, उसकी सुपीरियरिटी को जैसे कि तैसे अपना रहे थे, कुछ हम उसमें बदलाव नहीं ला रहे थे, अनचेंजिंग था। और प्रॉब्लमैटिक कब हो जाता है, जब चेंजिंग कंडीशंस आ जाती है, जब हम क्या करते हैं, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को अपोज करने लग जाते हैं, वेस्टर्न प्रैक्टिसेस को अपोज करने लग जाते हैं। क्यों, क्या, क्योंकि हमें अब आज़ादी चाहिए, हम कॉलोनियलिज्म से आज़ाद होना चाहते हैं। तो चेंजिंग कंडीशंस जब आती हैं तब नए नए पॉलिटिकल और नए नए नेशनलिस्ट थ्योरीज हमें देखने को मिलती हैं। और जब नई पॉलिटिकल थ्योरीज और नई नेशनलिस्ट थ्योरीज आती हैं इन चेंजिंग कंडीशंस के साथ, तो वो प्रॉब्लमैटिक हो जाती हैं। चेंजिंग कंडीशन फॉर एग्जाम्पल जब गांधी, तिलक या फिर भगत सिंह जैसे लोग आते हैं, तो वो नई नई अपनी आइडियोलॉजीज लेकर आते हैं, वेस्टर्न कंसेप्ट के खिलाफ है, या फिर बोल सकते हो आप ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाते हैं, तब जो कॉलोनियल वर्ल्ड है वो प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, सिंपल। अब इसी चीज को वो समझाते हैं आगे तीन स्टेजेस ऑफ कॉलोनियल नेशनलिस्ट थॉट में। अब जिसको थीमेटिक और प्रॉब्लमैटिक का डिफरेंस समझ आ गया वो इन स्टेजेस को आराम से समझ लेगा। तो पहली स्टेज है हमारी मूवमेंट ऑफ डिपार्चर, जिसमें वो थीमेटिक कॉन्सेप्ट देते हैं कि जो पहली स्टेज होती है ना नेशनल कॉलोनियल नेशनलिस्ट थॉट की, वो थीमेटिक होती है जिसमें हम वेस्टर्न थिंकिंग को अपना लेते हैं, ठीक है। और इसमें चैटर्जी एग्जाम्पल देते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। तो आपको कौन सी स्टेज पे उन्होंने कौन सी थिंकर को एग्जाम्पल दिया वो आपको याद रखना है, और क्या बात हुई वो भी याद रखना है। तो पहली स्टेज आपको बस डिपार्चर से याद रख लो, थीमेटिक स्टेज, जहाँ पे हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को एज इट इज अपना रहे हैं, उसके खिलाफ नहीं जा रहे। बस हाँ, अभी हमें ताजा ताजा फीलिंग आई है नेशनलिज्म की, ठीक है, अभी हमने कोई प्रोटेस्ट करना शुरू नहीं किया, हमने अभी उसके खिलाफ जाना शुरू नहीं किया, बस हमने एक फीलिंग आ गई कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। तो वो मोमेंट ऑफ डिपार्चर में वो फीलिंग आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई जो वेस्टर्न साइंस और इकोनॉमिक्स है वो सुपीरियर है। मैंने आपको बताया ना कि ये इस स्टेज में हम उसको अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वैसे ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे वो वेस्टर्न साइंस और इकोनॉमिक्स को एक्सेप्ट तो करते हैं कि हाँ भाई, हमारे मुकाबले जो वेस्टर्न साइंस और इकोनॉमिक्स है वो सुपीरियर है। लेकिन इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया का जो स्पिरिचुअलिटी है, रिलीजन है, वो ज्यादा सुपीरियर है वेस्ट के कॉन्सेप्ट में। और इसलिए क्योंकि हम कल्चरली और स्पिरिचुअली ज्यादा सुपीरियर है, इसलिए हमें इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलना ही चाहिए, ठीक है। इंडिया के जो लोगों को कॉलोनाइज बना के रखा है ना तुमने, उससे हमें इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। किस बेसिस पे वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि इंडिया कल्चरली और सुपीरियर स्पिरिचुअली सुपीरियर है, और माना कि वेस्टर्न साइंस ज्यादा सुपीरियर है लेकिन हमारा इंडिया का कल्चर ज्यादा सुपीरियर है।
तो इसलिए हमें इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। मूवमेंट ऑफ डिपार्चर, ठीक है, डिपार्चर यानी कि अभी हम वेस्ट से थोड़ा सा डिपार्ट होने लग गए हैं। इस फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, वेस्ट से हम क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे उससे डिपार्ट होते जा रहे हैं। सेकंड स्टेज आती है मूवमेंट ऑफ मैन्योवर, जिसमें वो एग्जांपल देते हैं महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी आपको पता है सब कि वो वेस्टर्न मटेरियलिज्म के खिलाफ थे, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के खिलाफ थे। वो बोलते थे कि जो मॉडर्न सोसाइटी से जो धन प्रोड्यूस हुआ है, जो ब्रिटिशर्स आए यहाँ पे, उन्होंने मॉडर्न सोसाइटी स्टैब्लिश की, और उससे जो उन्होंने पैसा कमाया वो ईवल था, गुड नहीं था, वो अच्छा पैसा नहीं था, वो वेल्थ ईवल है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आया, इंडस्ट्रियलिज्म जो आया, ठीक है, वो भी ईवल था, वो इंडस्ट्रीज के भी खिलाफ थे। उसके अलावा बोलते हैं कि हमें एक ऑल्टरनेटिव लाने की जरूरत है वेस्टर्न मॉडर्निटी और इंस्टीट्यूशंस का। तो वो ऑल्टरनेटिव इसको बताता है, गांधी जी बोलते हैं कि हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव है कि हम मॉडर्न सोसाइटी की जगह हम दूसरी सोसाइटी लाएं, वो होगी हमारी राम राज्य। ठीक है, तो मॉडर्न सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, राम राज्य स्टेट होना चाहिए। राम राज्य स्टेट एक ऐसा स्टेट होगा जो कि भगवत गीता के आइडियाज पे बेस्ड होगा। और ये राम राज्य कौन लेकर आएगा, राम राज्य लेकर आएगी हमारे विलेजेस। और विलेजेस को उन्होंने बोला बेसिक यूनिट्स फॉर रूल। ठीक है, जो जो रूलिंग की शुरुआत होगी, वो जो रूल करने की शुरुआत होगी, वो होगी हमारे विलेजेस से। तो राम राज्य जो है विलेजेस ला सकते हैं। और ये किस पे बेस्ड होगा, ये भगवत गीता के मोरल आइडियाज पे, मोरल ट्रुथ्स पे बेस्ड होगा। अब इसी जो स्टेज है इसमें चैटर्जी बोलते हैं कि जो गांधी जी हैं यहाँ पे, वो हमें देखने को मिला, जो सेकंड स्टेज में हमें क्या देखने को मिला, प्रॉब्लमैटिक। प्रॉब्लमैटिक क्या, हम जो गांधी जी थे वो क्या हुए, वो इंडियन स्टेट के लिए हिस्टोरिकल पॉसिबिलिटीज लेकर आए, नई नई हिस्टोरिकल पॉसिबिलिटीज लेकर आए, नया प्रॉब्लमैटिक पॉसिबिलिटीज आई, मतलब नई पॉलिटिकल थ्योरीज। जो मैंने आपको बताया, प्रॉब्लमैटिक स्टेज में नई नई पॉलिटिकल थ्योरीज आती हैं, नए नेशनलिस्ट आइडियाज आते हैं। यहाँ पे हम वेस्टर्न्स को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं और हमें कॉलोनियलिज्म को एंड करना होता है, मतलब प्रोटेस्ट वगैरह, बॉयकॉट, सिविल डिसोबीडियंस, ये सब शुरू हो गया। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज। अब थर्ड स्टेज आती है मूवमेंट ऑफ अराइवल। ये अब हमारे पास बस थोड़ी सी देर और अराइव होने वाला है। अराइवल किसका होने वाला है, अराइवल होने वाला है हमारे इंडिपेंडेंस का। ठीक है, नेशनलिज्म पूरी तरीके से अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका है, एकदम मैच्योर फेज में, जहाँ पे अब हम जो हमारा नेशनलिस्ट स्टेट है वो किसको ओवरटेक करेगा, वो पूरे के पूरे पॉलिटिकल और सोशल लाइफ जो चलती आ रही थी ना अभी तक, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो चलाई जा रही थी, वो अब खत्म होने वाली है। अब नेशनलिज्म ओवरटेक करने वाला है पॉलिटिकल और सोशल लाइफ को। अब बात करते हैं इसी थर्ड स्टेज में, वो बताते हैं नेहरू का एग्जाम्पल। तो फर्स्ट स्टेज में उन्होंने बंकिम का एग्जाम्पल दिया, सेकंड स्टेज में गांधी का, और थर्ड स्टेज में उन्होंने एग्जाम्पल दिया नेहरू का। तो ये तीनों याद रखना, बंकिम, गांधी और नेहरू, BGN। ठीक है, BGN, ये तीन स्टेज में हो गए। तो नेहरू मॉडल उन्होंने बताया कि जो गांधी जो थे वो तो इंस्पिरेशन थे नेहरू जी के लिए। ठीक है, नेहरू जी को लगता था कि जो गांधी जी के जो आइडियाज है वो बहुत ज्यादा रिएक्शनरी है, यूथोपियन है। मतलब यूथोपियन इन द सेंस, गांधी जी राम राज्य की बात कर रहे हैं। अब ऐसे टाइम पे जब पे कलयुग चल रहा है, तो क्या राम राज्य हो पाएगा, क्या लोग एक दूसरे को बिना एक साथ प्यार से रह पाएंगे, नहीं। तो नेहरू जी इस मामले में थोड़ा रियलिस्टिक थे, और उनको गांधी जी के आइडियाज थोड़े यूथोपियन और रिएक्शनरी लगते थे। यूथोपियन मतलब होता है आइडियलिस्टिक। ठीक है, तो नेहरू जी इसलिए वो बोलते हैं, वो आइडिया देते हैं सॉवरेन नेशन का। किसका आइडिया देते हैं नेहरू जी थर्ड स्टेज में, सॉवरेन नेशन का आइडिया देते हैं, जो कि रेवोल्यूशनरी एलिट के द्वारा चलाया गया आइडिया था। और इसमें क्या होता था, इसमें इंटरेस्ट ग्रुप्स को कंट्रोल किया जाता था, माइनॉरिटीज को कंट्रोल किया जाता था। कौन कंट्रोल करते थे, रेवोल्यूशनरी एलिट्स इंटरेस्ट ग्रुप्स और माइनॉरिटीज को कंट्रोल करते थे। साइंस के इस्तेमाल करने की बात की नेहरू ने कि साइंस को बढ़ावा मिलना चाहिए, इकोनॉमी को डेवलप करने की बात की, सोशल जस्टिस को स्टैब्लिश करने की बात की, किसने, नेहरू ने। और यहाँ पे ही वो थर्ड स्टेज में एलिट बेस्ड मॉडल बोलते हैं, चैटर्जी की स्क्वायर एलिट बेस्ड मॉडल बोलते हैं। ये चैटर्जी बोल रहे हैं एलिट बेस्ड मॉडल नेहरू के मॉडल को। ये नेहरू का जो मॉडल था ना, ये एलिट बेस्ड मॉडल था, जिसकी वजह से क्या हुआ, अनइक्वल इंडिया की शुरुआत हुई। इंडिया में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होने लग गया, इनइक्वालिटी आने लग गई इस मॉडल की वजह से। और क्या हो गया, एक तरीके से कैपिटलिज्म आ गया, और कैपिटलिज्म हम पे ऑप्रेस करने लगा थर्ड स्टेज में। हाउएवर, चैटर्जी फोर्सेस फर्दर स्ट्रगल्स टू सबवर्ट एंड चैलेंज वेस्टर्न साइंस। ठीक है, तो अब चैटर्जी बताते हैं कि बाद में स्ट्रगल्स हुई, बहुत लोगों ने स्ट्रगल की किस चीज को चैलेंज करने के लिए, वेस्टर्न साइंस को चैलेंज करने के लिए। वेस्टर्न साइंस कम कैपिटलिज्म, मतलब कैपिटलिज्म और वेस्टर्न साइंस एक ही बात वो बता रहे हैं। वेस्ट जैसे होता है ना, सोफा कम बेड, कि वो सोफा भी बन जाता है और बेड भी बन जाता है, तो वैसे ही वेस्टर्न साइंस कम कैपिटलिज्म। द सोर्स ऑफ ऑल एशियन एंड अफ्रीकन ट्रबल्स, वो बोलते हैं कि जितने भी एशियन और अफ्रीकन को जितनी भी अभी तक प्रताड़नाएं सहनी पड़ी ना, जितना भी हमें एक्सप्लॉयटेशन सहना पड़ा, वो सब वेस्टर्न साइंस की वजह से और कैपिटलिज्म की वजह से सहना पड़ा। इसलिए लोग उसको बहुत चैलेंज करते हैं।
हमें न्यू यूनिवर्सलिटी लाने की जरूरत है। ठीक है, चैटर्जी बोल रहे थे, उन्होंने ये सारी चीजें नोटिस की थी कि लोग इसके खिलाफ थे। वो न्यू यूनिवर्सल आइडियाज लाना चाहते हैं। यूनिवर्सल आइडियाज मतलब क्या है यहाँ पे, वो बोलते हैं कि एक ऐसा नेशनलिस्ट डिस्कोर्स आए जो कि एंशियंट नॉलेज पे बेस्ड हो, जो हमारे कल्चर पे बेस्ड हो, ना कि वेस्टर्न मॉडल पे, जो कि हमारी नेटिव क्रिएटिविटी को दर्शाता हो। ठीक है, जो हमारा मतलब खुद का हो बेसिकली। ठीक है, जिससे हम रिलेट कर सके, वैसी चीजें होनी चाहिए। तो ये चैटर्जी अब बता रहे हैं कि चैटर्जी ने देख लिया था कि आगे चल के ये कैपिटलिज्म के खिलाफ होने वाला है। फोर्सी मतलब क्या, फ्यूचर पहले ही देख चुके हो। ठीक है, तो चैटर्जी ये सब चीजें बताते हैं अपनी बुक में। अब बात करते हैं बेनेडिक्ट एंडरसन वर्सेस पार्था चैटर्जी की डिबेट। अगर आपको इमेजिन कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा डेप्थ में समझना है तो मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ही है, उस थोड़ा सा वीडियो है। ठीक है, उसमें सारे यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म मैंने समझाए हैं, जिसमें मैंने पार्था चैटर्जी और इसकी डिबेट भी अच्छे से समझाई है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम सिर्फ ओवरव्यू ले लेते हैं, इमेजिन कम्युनिटी क्या होता है वहां पे समझ सकते हो। ठीक है, ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट के में मैंने समझा दिया है। तो नेशन इज इमेजिन कम्युनिटी, ये बोलते हैं कौन, बेनेडिक्ट एंडरसन। इसमें वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जो नेशनलिज्म है, ठीक है, वेस्टर्न यूरोप का नेशनलिज्म, अमेरिका का नेशनलिज्म और रशिया का नेशनलिज्म की वो बात करते हैं कि ये जो इन हमने जो नेशनलिज्म लिया है ना, मतलब हमने यानी कि नॉन यूरोपियन सोसाइटीज ने जो नेशनलिज्म लिया है वो यहाँ से लिया है। ठीक है, उनका खुद का कोई नेशनलिज्म था नहीं। ठीक है, उनको पता ही नहीं था कि नेशनलिज्म होता क्या है। तो पूरा का पूरा जो आइडिया है नेशनलिज्म का, नॉन यूरोपियन सोसाइटीज ने वेस्टर्न यूरोप से, अमेरिका से, रशिया से, या फिर बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज से लिया है। और इसी को वो बोलते हैं मॉड्यूलर फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म। मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। मॉड्यूलर फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म किसका है, नॉन यूरोपियन सोसाइटीज का जो नेशनलिज्म है वो मॉड्यूलर फॉर्म है। क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ से अडॉप्ट किया। अब पार्था चैटर्जी आते हैं भागते हुए और वो कहते हैं, ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम, ऐसे कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हो नॉन यूरोपियन सोसाइटीज को, कि तुम ये बोल रहे हो कि हमने तुमसे अडॉप्ट किया है, हमारा खुद का आइडिया नहीं था क्या कुछ, हमारा खुद का, मतलब तुम ये बोल रहे हो कि हमारा इमेजिनेशन भी कॉलोनाइज्ड है। तो ये उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। वो एक बात यहाँ पे लिखी हुई है कि इवन इफ द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इज टेकन फ्रॉम द वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका, देन व्हाट डू दे हैव लेफ्ट टू इमेजिन। तो हमारे पास इमेजिन करने के लिए बचा ही क्या, अगर हमने नेशनलिज्म का भी आइडिया, हमने अपनी कॉलोनियल जो स्ट्रगल है वो भी अगर हमने कहाँ से ली है, वेस्टर्न से ही ली है। तो इवन ये फेमस कोट है जो कि पार्था चैटर्जी का आता है, इवन आवर इमेजिनेशन इज कॉलोनाइज्ड फॉर एवर। हमारा इमेजिनेशन भी कॉलोनाइज्ड है, क्यों, क्योंकि हमने वहां से यूरोपियन से अपने आइडियाज को लिया है। ठीक है, तो इसको वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। और इसमें क्या बेसिकली बात की गई कि वेस्ट विल टेल कॉलोनियल पीपल हाउ टू लीड एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, कि वेस्ट ही हमें बता रहा है, हमें मतलब कॉलोनियल पीपल को वेस्ट ही बता रहा है कि हमें अपनी एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल कैसे लड़नी चाहिए, हमें अपने आज़ादी के लिए क्या क्या टेक्निक्स फॉलो करनी है, क्या प्रोसेस फॉलो करना है, वो भी हमें वेस्ट बता रहा है। तो ये चैटर्जी इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं और बोलते हैं कि जो क्या वेस्ट को ये लगता है, क्या वेस्ट ये सोचता है कि इवन हमारी जो इमेजिनेशन है वो हमेशा के लिए कॉलोनाइज्ड हो जाए। तो वेस्ट का सिंपल सी कॉन्स्पिरेसी है, उसके पीछे एक छोटा सा मोटिव वेस्ट का इतना है कि वो हमारी एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में हेल्प तो कर रहा है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि हमें इंडिपेंडेंस मिल भी जाए, उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम वेस्टर्न चीजों से प्रभावित रहें। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू चैटर्जी एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म क्रिएट्स इट्स ओन डोमेन ऑफ सॉवरेनिटी within colonial society even before it begins its political battle with imperial power। ठीक है, इट डज दिस बाय प्रिजर्विंग द स्पिरिचुअल डोमेन एंड इट्स सॉवरेन टेरिटरी। सिंपल सा इसका मतलब ये है कि जब हम एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल करते हैं तो हमारा जो कॉलोनाइजर्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पे मान लो ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स आए तो सही, उन्होंने हमारी पॉलिटिकल लाइफ को खराब किया, सोशल लाइफ को खराब किया, लेकिन वो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को, हमारे कल्चर को, हमारे रिलीजन को, उसमें कभी भी वो सुपीरियर नहीं हो पाए। ठीक है, तो हम वो बोलते हैं कि जब एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल स्टार्ट होती है तो हमारा एक स्पिरिचुअल डोमेन होता है। यहाँ पे बात हो रही है स्पिरिचुअल डोमेन की, जो कि हमेशा सॉवरेन रहता है, उसको कभी भी कोई कॉलोनी नहीं बना सकता। मतलब स्पिरिचुअल डोमेन ऐसा है जिसमें आप कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, चाहे जितनी सुपीरियर पावर हो आपके पास, वो हमारा डोमेन रहेगा। इवन हमने अभी ये पॉलिटिकल बैटल शुरू भी नहीं किया, इंपीरियल पावर यहाँ पे ब्रिटिशर्स, अभी हमने उसके उनके साथ पॉलिटिकली फाइट करना शुरू भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम सॉवरेन है स्पिरिचुअली। ठीक है, और ये इस डोमेन में हम कॉलोनियल पावर को कभी इंटरफेयर करने ही नहीं दिया। जब ब्रिटिशर्स आए सब कुछ तहस नहस किया, लेकिन हमारे वो कभी स्पिरिचुअल डोमेन में एंटर नहीं कर पाए, क्योंकि हमने उसको अलाउ ही नहीं किया उस हद तक आने के लिए। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। पहला, ही वॉज अ फाउंडर मेंबर ऑफ द सबाल्टर्न स्टडीज कलेक्टिव। ठीक है, तो वो सबाल्टर्न स्टडीज के फाउंडर मेंबर थे, ये भी पूछा जा सकता है।
दूसरा, उनको फुको का एशियन कल्चर प्राइज मिला था, जो कि PYQ है, कि किसको, कौन से थिंकर को फुको का एशियन कल्चर प्राइज मिला था, तो 2009 में पार्था चैटर्जी को मिला था। क्यों? क्योंकि इन्होंने एशिया के कॉन्टेक्स्ट में सबाल्टर्न स्टडीज के लिए बहुत ज्यादा काम किया था, इसलिए मिला था। सबाल्टर्न कौन होता है? सबाल्टर्न यानी कि आज जैसे आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि जो पुअर लोग होते हैं, जो मार्जिनलाइज्ड लोग होते हैं, जो मिनोरिटी में होते हैं, ठीक है, उनको सबाल्टर्न बोलते हैं हम। देन जैसे सबाल्टर्न में हम बेसिकली सबाल्टर्न कंट्रीज में अफ्रीका का एग्जांपल देते हैं, जहाँ पे बहुत गरीबी है। फिर नीरा चंदोक ने इनके बारे में क्या बोला? तो नीरा चंदोक ने बोला चैटर्जी का जो कॉन्सेप्ट था सिविल सोसाइटी का, वो एक प्योर टेक्स्ट बुक की तरह है। क्या है चैटर्जी का जो कॉन्सेप्ट सिविल सोसाइटी, हमने पॉलिटिकल सोसाइटी पढ़ा ना, सिविल सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है पार्था चैटर्जी का, वो एक प्योर टेक्स्ट बुक लाइक डेफिनेशन है। और जो उनका पॉलिटिकल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है वो एक प्रोटो पॉलिटिक्स है। ठीक है, तो पॉलिटिकल सोसाइटी को उन्होंने बोला कि वो प्रोटो पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट है। और जो चैटर्जी ने सिविल सोसाइटी के बारे में बोला कि सिविल सोसाइटी में जो सिटीजन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और बात याद रख लो, जो मैं उस टाइम वहाँ पे बताना भूल गई थी, कि जो सिविल सोसाइटी है उनके अंदर जो लोग मिलते हैं हमें, अपर मिडिल क्लास और अर्बन एलिट्स वगैरह, वो क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे सिटीजन्स। ठीक है, और जो पॉलिटिकल सोसाइटी में लोग होते हैं जिनके पास, बेचारों के पास आधार कार्ड वगैरह नहीं होता, उनको हम सिटीजन्स कंसिडर नहीं करते, जो गरीब होते हैं। जैसे बहुत सारे गरीब लोग हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके पास खुद के आइडेंटिटी कार्ड्स भी नहीं होते, है ना, तो इनको उन्होंने बोला पॉपुलेशन। तो पी से पॉलिटिकल सोसाइटी और पी से पॉपुलेशन। ठीक है, और सिविल सोसाइटी के लोगों को उन्होंने बोला सिटीजन्स, और पॉलिटिकल सोसाइटी के लोगों को चैटर्जी ने बोला था पॉपुलेशन। तो अगर पूछा जाए कि सिटीजन वर्सेस पॉपुलेशन की डिबेट किसकी है, तो आपको सिटीजन वर्सेस पॉपुलेशन में सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी याद रखना है। देन ही क्लासिफाइड नेशनलिस्ट थॉट इनटू टू कैटेगरीज, और ये भी एक फैक्ट, थीमेटिक एंड प्रॉब्लमेटिक, ये आ सकता है, तो मैंने दोबारा से इसलिए यहाँ मेंशन कर दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है learningmantra.bp, वैसे IS मैराथन का भी IS मैराथन के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, दोनों ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लस यहाँ पे ये मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है IS मैराथन पे, जहाँ पे मैंने बाकी थिंकर्स कवर कराए हैं, तो आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हो। प्लस मेरे चैनल पे भी आप विजिट कर सकते हो UGC नेट JRF की तैयारी के लिए। प्लस उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने ट्रिक्स से याद कराए हैं, जो आपको UPSC में भी हेल्पफुल होंगे, तो वो भी आप देख सकते हो। सो टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।